नमस्कार दोस्तों, हमारा एमपीएडीपीओ के यूनिट 5 जीएस वाले पोर्शन में ई गवर्नेंस से संबंधित क्लासेस चल रही थी। आधा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो ई गवर्नेंस में चल रहा था उसी का आगे पार्ट में है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान ई गवर्नेंस पता है आपको, कल हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। शासन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा जनता तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो इसके लिए कई सारे अभियान चल रहे हैं। हम बाकी सारी चीजें कल देख चुके थे, शुरुआत कैसे हुई थी, अभियान हम पढ़ रहे थे। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान से। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान यानी NDLM 2015 में इसका प्रारंभ हुआ। दिशा नाम दिया गया था, याद रखिएगा, दिशा नाम भी इसको दिया गया था। ठीक है, 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का भी शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 2017 में। डिजिटल साक्षरता मतलब आप ई गवर्नेंस को तभी सक्सेसफुल बना पाएंगे, तभी आप उसको सफल बना पाएंगे जब लोगों को आप साक्षर कर पाएंगे डिजिटल माध्यम के लिए। यानी लोगों को इंटरनेट चलाना है, उसका उपयोग कर रहा है। अगर लोगों को इंटरनेट चलाते, इसका उपयोग करते अच्छे से जाएगा तो आपका डिजिटल साक्षरता अभियान सफल हो जाएगा, और डिजिटल साक्षरता अभियान सफल हो जाएगा तो ई गवर्नेंस को अच्छे से लागू किया जा सकता है। फिर है राष्ट्रीय ई शासन योजना। ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ई शासन योजना कब आई थी, तो याद रखिएगा 2006 में आई थी। राष्ट्रीय ई शासन योजना 2006 में। फिर है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 1997 में से शुरू हुआ। याद रखिएगा, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 1997 में हुआ है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। कौन करता है इसका आयोजन? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित राज्य। जिस राज्य में हो रहा है वो राज्य, तीन लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं। कौन? प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संबंधित राज्य। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 1997 से चल रहा है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। विभागों को, राज्यों को ई गवर्नेंस में अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार गवर्नमेंट विभाग अगर कोई सा है, अगर कोई राज्य सरकार ने अच्छा करा है, कोई लोकल अथॉरिटी ने अच्छा किया है, किसी जिला पंचायत ने अच्छा किया है, तो उसको ये पुरस्कार मिलेगा। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 6 श्रेणियों में दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी। भारत के अकादमिक संस्थानों को आपस में जोड़ने के लिए हुई थी। याद रखिएगा, भारत में अकादमिक संस्थान मतलब शिक्षा संस्थान भारत में जितने भी है, जितने IITs हैं, IIM है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना हुई थी सन 2010 में। NIC के द्वारा इसका संचालन होता है। NIC को हम कल पढ़ चुके हैं। भारत नेट परियोजना 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, 2011 में इसका नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, 2011 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के नाम से ये शुरू हुई थी, और 2015 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था भारत नेट परियोजना। याद रखिएगा, 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना कर दिया गया था। अगर ऑप्शन में आपको 2011 ना मिले तो 2015 आप लगा सकते हैं। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना था, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत नेट का उद्देश्य क्या है? पूछा जा सकता है कि भारत नेट का उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को, पंचायती राज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, यानी आपके पंचायत तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाए, इसका ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड 3 संस्था मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं 3 संस्था? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ एक कंपनी है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसके साथ BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड भारत नेट परियोजना के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, NLRPM, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, NLRMP। ठीक है, याद रखिएगा, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भूमि रिकॉर्ड, जो आपका रिकॉर्ड होता है भूमि का, आपके रजिस्ट्री, आपका नामांतरण, ये सारे रिकॉर्ड को
इंटरनेट पर प्रोवाइड कराना, इंटरनेट से जोड़ना, वो ही होता है भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आज लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन फीड कर दिया गया है। इसके बाद है कॉमन सर्विस सेंटर। इसकी स्थापना 16 जुलाई 2009 को हुई थी, आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना 16 जुलाई 2009 को हुई थी, आईटी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है डिजिटल इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है, अगर हमारा ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उसी के समय लाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ हुआ है इसका 1 जुलाई 2015 को, याद रखिएगा 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया को हम यहाँ पर थोड़ा छोटे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको बहुत ज्यादा समझना है तो हमारे जो योजना वाले टॉपिक का वीडियो डाला है आप उसमें देख सकते हैं। 9 स्तंभ पर निर्भर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया कितने स्तंभों पर निर्भर है? 9 स्तंभों पर निर्भर। कौन कौन से स्तंभ है? ब्रॉडबैंड हाईवे बनाना, मतलब इंटरनेट सबको प्रोवाइड हो जाए, ऐसा सबको फोन की उपलब्धता हो जाए, इंटरनेट तक सबकी पहुंच रहे। ई शासन, ई गवर्नेंस जिसको हम पढ़ रहे हैं, ई गवर्नेंस इसका एक स्तंभ है। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की बढ़ाना ही ई क्रांति है। सभी के लिए सूचना, सबको आसानी से सूचना प्रदान हो। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आईटी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना और भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाना। इन 9 स्तंभों पर यह कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया। याद रखिएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि कितने स्तंभों पर है, तो 9 स्तंभों पर है। 3 मुख्य घटक भी हैं। क्या घटक है? सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास। याद रखिएगा, पहला घटक है सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यानी बुनियादी ढांचा डिजिटल मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी सबकी हो जाए, ये होता है बुनियादी ढांचा। ठीक है, याद रखिएगा, हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ जाए, ये होता है एक बुनियादी ढांचा जिसको बनाना है। सरकारी सेवाओं को डिजिटल वितरण करना है। आज आप देख ही रहेंगे ज्यादातर सरकारी सेवाओं का डिजिटल वितरण होना है। और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता के करना है। अगर आपको डिजिटल एज में जीना है तो सबसे मेन चीज है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस भी तभी सक्सेसफुल है जब डिजिटल साक्षरता होगी। डिजिटल साक्षरता इजली है लोगों को इंटरनेट का उपयोग करना सिखाना। इंटरनेट का उपयोग से मतलब व्हाट्सएप फेसबुक चलाना नहीं होता। इंटरनेट का उपयोग से मतलब आप इंटरनेट का उपयोग करके अपने लिए जरूरी जानकारी ले पाए, आप इंटरनेट का उपयोग करके अपने हर कार्य कर पाए, वो होता है डिजिटल साक्षरता। याद रखिएगा। कुछ एप्स को पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बहुत ज्यादा एप्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अनलिमिटेड एप्स है, पर जो महत्वपूर्ण ऐप है हम उनको पढ़ सकते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिशा ऐप। दिशा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का है महिला सुरक्षा हेतु। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, दिशा नाम था उसका, उसी के नाम पर महिला सुरक्षा हेतु दिशा ऐप बनाया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गर्व ऐप, कौन सा? गर्व ऐप। गर्व के फुल फॉर्म होता है GARV, गर्व, यानी इसका फुल फॉर्म है ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। याद रखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है गर्व ऐप। प्रिया सॉफ्ट, प्रिया सॉफ्ट का फुल फॉर्म है पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर। प्रिया सॉफ्ट, पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रिया सॉफ्ट, इसे ई पंचायत मिशन भी कहते हैं। दीप ऐप, विद्युत मंत्रालय के ई नीलामी पोर्टल है दीप ऐप। याद रखिएगा, दीप ऐप का संबंध किससे? विद्युत मंत्रालय से। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं? क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि दीप ऐप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय का है पोर्टल, या ई नीलामी पोर्टल है। ताम्र ऐप, ये किस मंत्रालय का? ये खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का है ताम्र ऐप। ठीक है, खनिज एवं संसाधन मंत्रालय का है। पेंसिल, पेंसिल से आप क्या समझेंगे? पेंसिल का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। याद रखिएगा, पेंसिल का फुल फॉर्म है पी से प्लेटफॉर्म, और ई से इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो, एन से नो, चाइल्ड लेबर। याद रखिएगा, पेंसिल, पेंसिल ऐप प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, श्रम मंत्रालय का है ये एक ऐप। उमंग ऐप काफी महत्वपूर्ण है। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही उमंग का कार्य है। याद रखिएगा, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से लोगों को पहुंचाना, ये उमंग ऐप का कार्य था। याद रखिएगा। दीक्षा ऐप शिक्षकों के लिए है।
आरोग्य सेतु बहुत ज्यादा चला था कोविड के समय। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ? 2 अप्रैल 2020 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरोग्य सेतु कब लॉन्च हुआ? 2 अप्रैल 2020 को। ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था। बीच में क्वेश्चन चला था कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो उसका विकास नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग के हैं 3 ऐप। 3 ऐप है जो चुनाव आयोग के हैं, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐप चुनाव आयोग का नहीं है या फिर इनमें से कौन सा ऐप चुनाव आयोग का है। पहला है समाधान ऐप, ये भी चुनाव आयोग का। दूसरा सुविधा ऐप, ये भी चुनाव आयोग का। तीसरा सी विजिल ऐप। समाधान ऐप, सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप, ये तीनों चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए ऐप हैं, याद रखिएगा। डिजी लॉकर, अगला है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर बहुत अच्छा ऐप है, बहुत ज्यादा अच्छा है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था। क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस मतलब आप डिजी लॉकर में अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को रख दीजिए। आप डिजी लॉकर में अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को रख दीजिए और आपको जब इसका उपयोग करना है आप डिजी लॉकर को खोलकर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके मार्कशीट्स हो गई, आपका आधार हो गया, आप सारे को मोबाइल के अंदर डिजी लॉकर में फीड रख सकते हैं और आप उसका कभी भी उपयोग कर सकते हैं। ये क्लाउड सर्विस है डिजी लॉकर, याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 10 नवंबर 2006 को खड़गपुर आईआईटी के कुछ छात्रों ने शुरू करी थी। अब ये देश भर में चल रही है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आपको बहुत सारी किताबें यहाँ पर डिजिटल रूप में मिल जाएगी। लगभग एनसीईआरटी की तो सारी मिल जाती है, ऐसी अन्य किताबें आपको डिजिटल रूप में यहाँ पर मिल जाएगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। 10 नवंबर 2006 को शुरू किया गया था। माई जीओवी, माई गवर्नमेंट ऐप बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 2014 को शुरू किया गया था माई जीओवी। ट्विटर पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट की विभिन्न जानकारी प्रदान करता है, 2 वे कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है, यानी ये आपको जानकारी देगा और आपसे फीडबैक भी लेगा। ठीक है, माई गवर्नमेंट ऐप। यूपीआई, ठीक है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के द्वारा शुरू हुई है। 11 अप्रैल सन 2016 को लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। यूपीआई कब लॉन्च हुआ है? 11 अप्रैल 2016 को। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट चल रही है भारत में उसको कौन देखता है? तो उसको देखता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। एनपीसीआई बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कि भारत में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाओं को कौन सा संस्थान देखता है, तो कौन सा संस्थान उसको संचालित करता है? तो नेशनल पेमेंट फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च हुआ था। भीम ऐप, भारत इंटरप्राइज फॉर पेमेंट। ठीक है, भीम ऐप लॉन्च हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। और 2017 में भारत क्यूआर कोड लॉन्च हुआ था। भारत क्यूआर कोड 2017 में लॉन्च हुआ था। क्यूआर कोड आपने देखा ही होगा। 2017 में भारत क्यूआर कोड लॉन्च हुआ था। 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च हुआ था और यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण एप्स हैं, योजनाएं थी जो हमारे ई गवर्नेंस में पूछी जा सकती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण है पर जो हमारे करंट से संबंधित है। हम जब करंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे कि करंट में कौन कौन से ऐप हैं जो हमारे जरूरी हैं, जिनको हमें पढ़ने चाहिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, आपको वहां पर करंट की सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।